क्या आप लोगों ने अकाउंटिंग के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में सुना है, लाइक एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल? क्या आप लोगों को इसका एग्जैक्ट मीनिंग पता है या फिर आपको भी इसके मीनिंग के अंदर कंफ्यूजन होती है? सो डोंट वरी, आज हम लोग उन्हीं सब बेसिक टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो हे एवरीवन, दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। यहाँ पर हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर यूज होने वाली सभी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में हम लोग बहुत इजी एंड सिंपल लैंग्वेज के अंदर बात करने वाले। हर एक टर्म का मीनिंग आपको इन डिटेल एंड अच्छे से समझ में आएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को, और सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम कौन कौन सी टर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर 28 to 29 टर्म्स हैं, जिनका मीनिंग हम वीडियो के 2 to 3 पार्ट्स के अंदर सभी टर्म्स का मीनिंग अच्छे से समझेंगे। डिस्कस करते हैं आज की वीडियो में हम किन टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज बिजनेस ट्रांजैक्शन, अकाउंट, कैपिटल, ड्राइंग, लाइबिलिटी, एसेट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसिप्ट। इन सभी टर्म्स के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। इनमें से काफी सारी टर्म्स आप लोगों ने पहले भी सुनी है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पढ़ना। फर्स्ट टर्म जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या टर्म पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन। बहुत इजी, बहुत सिंपल है। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या होता है? जब टू पार्टीज आपस में मिलजुल कर कुछ चीज एक्सचेंज कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी बारे में डीलिंग कर रहे होते हैं, लाइक गुड्स को एक्सचेंज करना, सर्विसेज को एक्सचेंज करना, इन रिटर्न ऑफ व्हाट? इन रिटर्न ऑफ मनी। यही हम लोगों की बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है। मनी की फॉर्म में अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफर या एक्सचेंज कर रहे होते हैं, वहां पर हम टर्म यूज करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। रीड करेंगे यहाँ पर मेरे साथ साथ। अ फाइनेंशियल इवेंट इन्वॉल्विंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज और मनी बिटवीन टू और मोर पार्टीज। जहां पर हम हमारे गुड्स, सर्विसेज एंड मनी का एक्सचेंज करते हैं बिटवीन टू पार्टीज, वहां पर हम कौन सी टर्म यूज करेंगे? बिजनेस ट्रांजैक्शन। आगे रीड करते हैं। दीज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द कंपनीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और इसी तरह की ट्रांजैक्शंस हम लोग हमारी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर आपको पिक्चर से भी क्लियर हो रहा होगा, टू पार्टीज आपस में मिलकर के डीलिंग कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, या फिर गुड्स या फिर सर्विसेज। यहाँ पर क्या चल रही है? एक डीलिंग चले। तो इस टाइप की डीलिंग को ही हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म देखते हैं। नेक्स्ट वन इज हम लोगों की सेकेंड टर्म है अकाउंट। क्या है? अकाउंट। अकाउंट का मीनिंग अगर हम सिंपल टर्म्स में देखिए तो अकाउंट क्या होता है? हमारा एक स्टेटमेंट फॉर्म में होता है, एक फॉर्मेट होता है हम लोगों का, ठीक है। अगर मैं सिंगल वर्ड में बोलूं तो अकाउंट क्या होता है? एक फॉर्मेट होता है। किस चीज का फॉर्मेट? मैं इस फॉर्मेट के अंदर क्या करती हूँ? अपनी चीजों को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करती हूँ। सिस्टमैटिकली मींस सीक्वेंस में रिकॉर्ड करती हूँ, प्रॉपर मैनर में रिकॉर्ड करती हूँ। और ये जो फॉर्मेट होता है ये किस शेप का होता है? टी शेप का फॉर्मेट होता है, ठीक है। हमारा अकाउंट एक टी शेप का फॉर्मेट होता है। अब हर अकाउंट की मेरी 2 साइड्स होती हैं। कितनी साइड्स होते हैं मेरी हर अकाउंट की? 2 साइड। फर्स्ट साइड इज डेबिट साइड एंड सेकेंड साइड इज क्रेडिट साइड। कौन कौन सी साइड्स होती हैं? डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स। 2 साइड्स होती हैं मेरे हर अकाउंट पे। यहां पर मेरे साथ साथ रीड करेंगे डेफिनेशन क्या कहती है। एन अकाउंट इज अ स्ट्रक्चर्ड रिकॉर्ड यूज्ड टू ट्रैक एंड समराइज। अच्छा, हम लोग अकाउंट तो बना रहे हैं, चीजों को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड तो कर रहे हैं। पर्पस क्या है? क्योंकि मुझे अपनी सभी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ट्रैक करना है एंड समराइज करना है। इसीलिए मैं क्या प्रिपेयर करती हूँ? अकाउंट को प्रिपेयर करती हूँ। आगे बढ़ते हैं। अकाउंट अब हम लोग किस किस चीज का बना सकते हैं? इसके अंदर हम क्या क्या चीजें डिटरमाइन करते हैं? एसेट्स हो गई, लाइबिलिटीज, इक्विटी, रेवेन्यू या फिर एक्सपेंसेस। अकाउंट के अंदर हम लोग इन चीजों के बारे में रिकॉर्डिंग करते हैं। आगे क्या? इट शोज डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज। अकाउंट के अंदर दो टाइप्स की एंट्रीज होती है, डेबिट एंड क्रेडिट। आगे रीड करते हैं। एंड जहां पर हम लोग ये एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं उसके लिए अगर मैं एक प्रॉपर वर्ड यूज करना चाहूं मेरे अकाउंट के लिए, तो वो प्रॉपर वर्ड मैं क्या यूज कर सकती हूँ? लेजर। मैं कौन सा अकाउंट बनाती हूँ? लेजर अकाउंट बनाती हूँ। वही चीज आपको लास्ट लाइन में बोला गया है। ये जो आप एंट्रीज को डेबिट एंड क्रेडिट साइड में डिवाइड करके आप आपकी एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, वो आप क्या बोल सकते हैं? किस में रिकॉर्ड करते हैं? जनरल लेजर के अंदर आप लोग रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है? तो फिर रिकॉल करते
करते हैं, क्या है हमारा अकाउंट? हमारा अकाउंट एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है। फॉर्मेट किस शेप में? टी शेप की फॉर्मेट में, जिसकी एक डेबिट साइड है एंड एक क्रेडिट साइड है। अगर मैं प्रॉपर एक वर्ड यूज करना चाहूं मेरे अकाउंट के लिए तो वो वर्ड क्या होगा? लेजर अकाउंट। मैं अपनी सभी एंट्रीज कहां पर रिकॉर्ड करती हूँ? लेजर अकाउंट के अंदर करती हूँ। यहां पर अब हम पढ़ेंगे सेकेंड पॉइंट, इट हैज सेपरेट डेबिट। हर अकाउंट की एक डेबिट साइड होगी, एक क्रेडिट साइड होगी। अब क्वेश्चन क्या राइज होगा? डेबिट कौन सी साइड होने वाली है एंड क्रेडिट कौन सी साइड होने वाली है? तो यहां पर देखेंगे डेबिट मेरी कौन सी साइड होती है? लेफ्ट वाली। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होगी, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होगी मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड, ये आपका अकाउंट का फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट टर्म के बारे में यहां पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म इज कैपिटल। मोस्ट कॉमन वर्ड है, आप लोगों ने सुना भी होगा। कैपिटल क्या होती है? इनिशियली जो ओनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। जब भी ओनर ऑफ द बिजनेस जो होता है वो बिजनेस के अंदर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, यानी कि पैसे को लगाता है बिजनेस के अंदर, तो उसके लिए मैं कौन सी टर्म यूज करती हूँ? कैपिटल। अब ओनर जितनी कैपिटल लगाएगा बिजनेस के अंदर, ओनर जितना पैसा बिजनेस के अंदर लगाएगा, मैं क्या मानूंगी कि ओनर का शेयर उतना ही है बिजनेस में। यानी कि किसी ओनर की कैपिटल, किसी बिजनेस में लगाई हुई जो ओनर की कैपिटल होती है वो क्या डिटरमाइन करते हैं? ओनर का शेयर। किस चीज में शेयर? प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर। रीड करते हैं यहाँ पर, फंड्स इन्वेस्टेड बाय द ओनर। कौन से फंड्स? जो इन्वेस्ट करता है हमारा ओनर, उस फंड्स को बोलते हैं हम लोग कैपिटल। एंड सेकेंडली वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो ओनर का क्लेम रिप्रेजेंट करता है ऑन कंपनीज एसेट एंड इज रिकॉर्डेड ऑन द लायबिलिटीज साइड ऑफ द बैलेंस शीट। यानी कि जितनी कैपिटल ओनर कंट्रीब्यूट करता है वो शो करता है कि उसका बिजनेस की एसेट्स एंड लायबिलिटीज के अंदर कितना क्लेम है। क्लेम मींस कितना उसका शेयर रहने वाला है। एंड अनदर थिंग जो आपको याद रखनी है, कैपिटल बिजनेस की एसेट नहीं लायबिलिटी होती है। ठीक है, यहां पर एक कॉन्सेप्ट आप रिकॉल करेंगे। एक कॉन्सेप्ट है आप लोगों का सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या बोलती है कि बिजनेस अलग है एंड उसका ओनर अलग है, दोनों पार्टीज इंडिविजुअली सेपरेट है। तो जो ओनर बिजनेस के अंदर पैसा लगा रहा है तो वो पैसा बिजनेस का खुद का नहीं है, वो पैसा ओनर का है। ओनर का है मतलब बिजनेस ने ओनर से उधार लिया है। एक टाइम पर बिजनेस ने ओनर को वो पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, उसको पैसा वापस करना होगा। तो बिजनेस के लिए वो कैपिटल क्या हो गई? लायबिलिटी हो गई। एंड ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मैं आपको वीडियो नंबर 1 में भी बोला था कि आपको यहाँ पर जितनी भी चीजें पढ़नी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, आपको हर चीज बिजनेस को माइंड में रखकर पढ़नी है, ना कि ओनर को या किसी अदर पार्टी को। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आप लोग जितनी भी चीजें पढ़ेंगे आप सेपरेट लीगल एंटिटी वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे एंड इस चीज पर फोकस रखेंगे कि बिजनेस अलग है एंड ओनर अलग। और हम जितनी भी अकाउंटिंग करेंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी क्यों है। आगे रीड करते हैं। इट रिप्रेजेंट्स वैल्यू दैट बिलोंग्स टू द ओनर। ये वो वैल्यू बताता है जो बिजनेस के अंदर ओनर की वैल्यू है, यानी कि ओनर ने बिजनेस के अंदर कितना कंट्रीब्यूट किया। नेक्स्ट वन इज इजी इक्वेशन। क्या है? अगर मुझको कैलकुलेट करनी है हमारी कैपिटल तो मेरी इक्वेशन क्या होगी? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू ओनर्स क्लेम, या फिर यहां पर मैं वर्ड यूज कर सकती हूँ कैपिटल। क्या इक्वेशन है मेरी? एसेट्स में से अगर मैं लायबिलिटीज को माइनस कर दूंगी तो मेरी कौन सी अमाउंट निकल करके आ जाएगी? कैपिटल की अमाउंट। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। एसेट्स अगर मेरी 1 लाख रुपीज की है, लायबिलिटीज 50,000 रुपीज की है, और यहां पर आपको बोला जाए कि आपको बिजनेस की कैपिटल को कैलकुलेट करना है, तो आप लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल सी इक्वेशन है, क्या रहने वाली है? कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, यहां पर हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं। कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स कितनी है? 1 लाख रुपीज माइनस लायबिलिटीज कितनी है? 50,000 रुपीज। कितनी अमाउंट बच गई? 50,000 रुपीज। जो रिमेनिंग अमाउंट है वो मेरी क्या है? कैपिटल की अमाउंट। आई होप इसके अंदर आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। बहुत इजी, बहुत सिंपल है कैपिटल की अमाउंट को कैलकुलेट करना, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज की अमाउंट गिवन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं? नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि अब ऐसे कौन से केसेस है जहां पर कैपिटल बढ़ सकती है या फिर कैपिटल कम हो सकती है।
कैपिटल बढ़ने के क्या रीजंस हैं? दो रीजंस है। फर्स्ट वन, या तो प्रॉफिट हो रहा है ओनर को, ठीक है, फर्स्ट रीजन क्या है? ओनर को प्रॉफिट हो रहा है तो उसकी कैपिटल बढ़ रही है। सेकंड रीजन क्या है? ओनर अपनी पॉकेट से और पैसा बिजनेस के अंदर लगाना चाहता है तो उस केस के अंदर भी कैपिटल इंक्रीज होती है। कौन कौन से दो रीजंस हम लोगों ने पढ़े? फर्स्ट रीजन इज अगर ओनर को प्रॉफिट हुआ तो उससे भी कैपिटल इंक्रीज होती है। सेकंड वन इज अगर ओनर अपनी पॉकेट से और पैसा लगाना चाहते हैं तो उस केस के अंदर भी ओनर की कैपिटल बिजनेस के अंदर इंक्रीज हो जाती है। अब सेम केसेस हम लोग कैपिटल कम होने के पढ़ते हैं। कैपिटल कम कब होगी? बढ़ने से अपोजिट कम होने में होगा। यानी कि अगर बिजनेस के अंदर लॉस हो रहा है तो ओनर की कैपिटल कम हो जाएगी। एंड सेकंड वन इज अगर बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस में से कैपिटल को निकाल के घर लेके जा रहा है, यानी कि अपनी कैपिटल वापस निकालना चाहता है, तो उस केस के अंदर ओनर की कैपिटल कम हो जाएगी। यही है हमारा लास्ट पॉइंट, कहते हैं इट इंक्रीजेस व्हेन द बिजनेस अर्न्स प्रॉफिट्स। इंक्रीज कब होगी? जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा या ओनर इंजेक्ट करेगा फंड्स को। इंजेक्ट फंड्स मींस अपने फंड्स और ऐड करेगा, यानी कि और कैपिटल लगाएगा। एंड डिक्रीजेस कम कब होगी? व्हेन प्रॉफिट्स आर विड्रॉन, या तो प्रॉफिट्स निकाल लिए जा रहे हैं एंड लॉसेस अकर्स, या फिर लॉस हो रहा है। क्या केसेस है? या तो बिजनेस के अंदर लॉस हो रहा होगा या फिर ओनर बिजनेस से पैसा निकाल करके लेके जा रहा है। यहां पर आपको आई होप कैपिटल का मीनिंग इन डिटेल इजी एंड सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझ में आ गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज ड्राइंग। बिजनेस के अंदर अगर पैसा लगाया जाता है तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं कैपिटल। वेयर एज अगर बिजनेस से पैसा निकाला जा रहा है पर्सनल पर्पस के लिए, मेन वर्ड क्या रहने वाला है यहाँ पर? पर्सनल पर्पस के लिए, तो उसके लिए हम कौन सी टर्म यूज करते हैं? ड्राइंग्स। बिजनेस में अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो उसको बोलेंगे कैपिटल, जबकि बिजनेस से अगर हम लोग पैसा निकालेंगे पर्सनल पर्पस के लिए तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे ड्राइंग्स। रीड करते हैं यहाँ पर, ड्राइंग्स रेफर टू एनी विड्रॉल। अब पर्सनल पर्पस के लिए क्या मैं सिर्फ कैश ही निकाल सकती हूँ? मैं वहां से गुड्स नहीं निकाल सकती? नहीं, चाहे मैं बिजनेस से कैश निकालूं या फिर कोई गुड्स या फिर कोई एसेट को अपने पर्सनल पर्पस के लिए निकालो, टर्म मेरी सेम ही यूज होगी, ड्राइंग्स। तो क्या निकाल सकते हैं? यूजुअली कैश निकालते हैं, बट इट कैन बी गुड्स और अदर आइटम। गुड्स भी हो सकते हैं या फिर कोई और आइटम भी हो सकती है। अब कौन निकाल रहा है कैश या गुड्स? ओनर ऑफ द बिजनेस। कौन निकाल रहा है? ओनर ऑफ द बिजनेस। एंड अब आगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड पढ़ने वाले हैं जिसके लिए ड्राइंग्स वर्ड यूज होता है, विच इज पर्सनल यूज। किस लिए? कैश, गुड्स या अदर आइटम्स हम लोग निकाल रहे हैं पर्सनल पर्पस के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ड्राइंग्स अगर हम बिजनेस से पैसा, गुड्स या एसेट किसी बिजनेस के पर्पस के लिए निकाल रहे हैं तो वहां ड्राइंग्स यूज नहीं होगा। सिर्फ अगर पर्सनल पर्पस के लिए निकाल रहे हैं ड्राइंग्स की टर्म आप तभी यूज करेंगे। आगे रीड करते हैं। दिस इज कॉमन इन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। ये चीज आपको कहां देखने के लिए मिलेगी? या तो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में या फिर पार्टनरशिप के केस में। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। ड्राइंग्स आर नॉट अ बिजनेस एक्सपेंस। ड्राइंग्स बिजनेस की एक्सपेंस नहीं है एंड डोंट अफेक्ट प्रॉफिट। ना ही ड्राइंग से प्रॉफिट पर कोई इफेक्ट पड़ता है, ना ही लॉस पर इफेक्ट पड़ता है। दे सिंपली रिड्यूस द ओनर्स इक्विटी इन द बिजनेस। सिर्फ फर्क पड़ता है तो क्या पड़ता है? अगर ड्राइंग्स हो रही हैं तो बिजनेस में ओनर की जितनी भी कैपिटल है वो कम हो जाएगी। क्या इफेक्ट पड़ता है ड्राइंग से? बिजनेस के अंदर ओनर ने जितनी भी कैपिटल लगा रखी है वो कम हो जाएगी। यानी कि हम सिंपल टर्म्स में समझते हैं, अगर ड्राइंग्स हो रही हैं, ठीक है, ड्राइंग्स बढ़ रही हैं तो उससे कैपिटल हमेशा रिड्यूस ही होगी। किसकी कैपिटल रिड्यूस होगी? ओनर की। आई होप यहां पर आपको ड्राइंग्स का मीनिंग क्लियर हो गया। आगे नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज के लिए अगर मैं आपको सिंपल टर्म में समझाना चाहूं, एक ही टर्म में अगर मैं आपको चीज क्लियर करना चाहूं तो उसके लिए वर्ड यूज होता है ऑब्लिगेशन, ठीक है, या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी।
जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या फिर ऑब्लिगेशन होती है किसी चीज को पूरा करने की, तो वो आपकी बन जाती है लायबिलिटी। ठीक है, ऑब्लिगेशन या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपकी कोई ऑब्लिगेशन बन चुकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है किसी चीज को चुकाने की, किसी काम को करने की, तो वो आपकी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। यहां पर रीड करेंगे, ऑब्लिगेशन और डेट्स दैट अ बिजनेस ओज टू एक्सटर्नल पार्टीज। कोई भी उधार अगर बिजनेस ने किसी एक्सटर्नल पार्टी से लिया है तो वो क्या बन गई, उसकी ऑब्लिगेशन बन गई, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, क्या करने की, उसको रीपे करने की। तो वहां पर मैं क्या टर्म यूज करूंगी, ये जो उसने लोन लिया ये उसकी क्या बन गई है, लायबिलिटी बन गई है। ठीक है, अब लायबिलिटीज की भी 2 कैटेगरीज है। हमारी लायबिलिटीज कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में, यानी कि 2 तरह की लायबिलिटीज होती है। फर्स्ट वन इज करंट लायबिलिटी एंड सेकेंड वन इज नॉन करंट लायबिलिटी। जल्दी से क्विकली देखते हैं हम लोग करंट लायबिलिटीज क्या होती है। जिन लायबिलिटीज को मुझे विद इन अ ईयर पे करना होता है वो मेरी करंट लायबिलिटीज होती है, जबकि नॉन करंट लायबिलिटीज कौन सी होती है, जिन लायबिलिटीज को मैं 1 साल से ऊपर ले जाकर भी पे कर सकती हूँ, यानी कि जिसकी रीपेमेंट के अंदर मैं मोर देन 1 ईयर ले सकती हूँ, वो मेरी नॉन करंट लायबिलिटीज होती है। रीड करेंगे यहाँ पर, ड्यू विद इन अ ईयर, जो मुझे 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है वो मेरी करंट लायबिलिटीज है। एग्जाम्पल क्या है, अकाउंट्स पेबल, यानी कि मुझे किसी का उधार चुकाना है। एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, आपके करंट लायबिलिटीज होते हैं। नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं नॉन करंट लायबिलिटीज, पेबल आफ्टर 1 ईयर। यहां पर हम अपनी रीपेमेंट 1 साल के बाद भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, आपने लंबे समय के लिए कोई लोन लिया है, वहां पर आप कौन सी टर्म यूज करेंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज। कितनी टाइप की लायबिलिटीज हम लोगों ने पढ़ी है, फर्स्ट वन इज करंट एंड सेकेंड वन इज नॉन करंट लायबिलिटीज। यहाँ पर नेक्स्ट टर्म हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एसेट्स। क्या पढ़ने वाले हैं, एसेट बहुत कॉमन टर्म्स है, आप में से काफी लोगों ने ये टर्म सुनी भी होगी। एसेट को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझूं तो एसेट्स होती है बिजनेस के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को हम कहते हैं एसेट्स। ठीक है, बिजनेस के पास कोई भी अगर रिसोर्सेज है अपने बिजनेस के अंदर तो उन रिसोर्सेज के लिए मैं कौन सी टर्म यूज करूंगी, एसेट्स। क्या लिखा है यहाँ पर, रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ बिजनेस दैट हैव इकोनॉमिक वैल्यू। और कोई ऐसा वैसा रिसोर्स नहीं होना चाहिए, वो रिसोर्स होना चाहिए जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू है। इकोनॉमिक वैल्यू मींस मनी की टर्म्स में वैल्यू है। एसेट्स आर कैटेगराइज्ड एज, अब हम नीचे पढ़ने वाले हमारी एसेट्स की कैटेगरीज, यानी कि एसेट्स कितनी टाइप की होती है। मेरे साथ साथ एक एक कैटेगरी को रीड करेंगे, आपको हर कैटेगरी का मीनिंग अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट हमारी कौन सी एसेट होती है, लॉन्ग टर्म वाली एसेट्स, यानी कि जो एसेट्स हमारे पास लंबे समय के लिए होती है। लंबा समय मींस मोर देन 1 ईयर। जिन एसेट्स को मैं अपने पास 1 साल से ज्यादा के लिए रखती हूँ वो एसेट्स मेरी फिक्स्ड एसेट्स होती है। और ये जो एसेट्स मैं परचेज करती हूँ इसका पर्पस क्या होता है कि ये मेरे को फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, यानी कि आगे जो मैं प्रोडक्शन करने वाली हूँ उसमें ये एसेट्स मेरे को हेल्प करने वाले हैं। एंड इसका पर्पस रीसेल नहीं होता, मैं कोई भी फिक्स एसेट इस पर्पस से नहीं खरीदती कि मुझे इसको रीसेल करना है, बल्कि पर्पस क्या होता है कि मुझे इससे फर्दर प्रोडक्शन करनी है। अब यहाँ पर रीड कर लेते हैं, डेफिनेशन के अंदर क्या बोला है, दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यूड यूज, यानी कि ये वो एसेट्स हैं जिसको हम कॉन्टिन्यूअसली हमारे बिजनेस के अंदर यूज करते हैं। आगे द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स, पर्पस क्या होता है, या तो मैं गुड्स प्रोड्यूस करूं इस एसेट से या फिर सर्विसेज। दीज आर नॉट मेंट फॉर रीसेल, इनका पर्पस रीसेल करना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब हमारी जो फिक्स्ड एसेट्स होती है उसकी 2 कैटेगरीज है। ठीक है, कौन कौन सी 2 कैटेगरीज है, फर्स्ट वन इज टेंजिबल एसेट एंड सेकेंड वन इज इंटेंजिबल एसेट। दोनों का ही मीनिंग हम आगे पढ़ने वाले हैं, बस मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहती हूँ। फिक्स्ड एसेट हमारी 2 टाइप्स की होती है, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। चलिए यहाँ पर फिक्स एसेट का मीनिंग क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं हम करंट एसेट के बारे में। करंट एसेट फिक्स एसेट की जस्ट अपोजिट है। फिक्स एसेट के हम लोग क्या करते थे, 1 साल से ज्यादा तक रखते थे, लेकिन करंट एसेट हम लोग विद इन अ ईयर तक ही रख सकते हैं। 1 साल के अंदर अंदर तक ही हम उन एसेट्स को रख सकते हैं। सेकेंड वन इज
करंट एसेट्स हमारे रीसेल के पर्पज से होती है, ठीक है। जिन एसेट्स को मुझे रीसेल करना होता है वो मेरी करंट एसेट्स होती है। यहाँ पर रीड करेंगे, दोज एसेट्स विच आर मेंट फॉर रीसेल, वो एसेट्स जिनका पर्पज रीसेल है एंड एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर, एंड वो एसेट्स जिसको मैं कैश के अंदर कन्वर्ट करना चाहती हूँ 1 साल के अंदर अंदर, उसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे, करंट एसेट। अब हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं एक फिक्स एसेट का एंड एक करंट एसेट का। फिक्स एसेट का एग्जांपल है बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी दोनों ही हमारी फिक्स एसेट है, बिकॉज ये हमें फर्दर प्रोडक्शन में काम आ सकते हैं और हम ये चीजें हम रीसेल करने के पर्पज से नहीं बनाते। नेक्स्ट वन इज करंट एसेट। करंट एसेट की एग्जांपल क्या है, कैश, स्टॉक, डेटर्स। ये वो एसेट्स है मेरी जिनको मैं कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकती हूँ विद इन अ ईयर। अब मैं यहाँ पर स्टॉक का एग्जांपल क्यों लिया है, क्या स्टॉक मेरे पास 1 साल से ज्यादा नहीं रखा रह सकता, रखा रह सकता है, बट हर बिजनेस ओनर का मोटिव क्या होता है, अगर उसने बिजनेस के अंदर कोई भी स्टॉक रखा हुआ है तो उसका पर्पस क्या होगा कि उसका स्टॉक विद इन अ ईयर सोल्ड आउट हो जाए, इसीलिए वो हमारी करंट एसेट के अंदर आता है। नेक्स्ट वन इज टेंजिबल एसेट। अभी मैंने आपको पीछे बताया फिक्स एसेट के 2 टाइप्स हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। अब टेंजिबल एसेट का मीनिंग क्या होता है, जिन एसेट को मैं देख भी सकती हूँ एंड उनको टच भी कर सकती हूँ, वो एसेट्स मेरी होती है टेंजिबल एसेट। एंड जो एसेट्स को मैं ना देख सकती हूँ ना टच कर सकती हूँ, वो एसेट्स होती है मेरी इनटेंजिबल एसेट। जल्दी से यहाँ पर रीड करते हैं, साथ में एक एग्जांपल जरूर लेंगे जिससे ही आपको दोनों का मीनिंग अच्छे से समझ में आ जाए। दोज एसेट्स व्हिच कैन बी सीन और टच्ड, These assets have physical existence, इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, यानी कि टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है, जिसको हम टच भी कर सकते हैं जिसको हम देख भी सकते हैं, यानी कि इन एसेट्स की फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। यहाँ पर हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, वही प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, ऐसे ही काफी सारे एग्जांपल्स। 2 एग्जांपल्स आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि टेंजिबल एसेट्स के अंदर और कौन कौन सी चीजें आ सकती है जिसको हम देख भी सकते हैं एंड टच भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट के अंदर क्या लिखा है, इनटेंजिबल एसेट्स आर वैल्यूएबल थिंग्स ऑफ अ कंपनी और दैट यू कांट टच, ना तो आप उसको टच कर सकते हैं ना ही आप उसको देख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, पेटेंट्स, ब्रांड नेम्स, कॉपीराइट्स, सॉफ्टवेयर एंड गुडविल। अगर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी रेपुटेशन है मार्केट में, गुड रेपुटेशन का होने का मतलब होता है गुडविल है, यानी कि उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मार्केट के अंदर बहुत अच्छी गुडविल है, यानी कि बहुत अच्छी रेपुटेशन है। क्या आप उस रेपुटेशन को देख सकते हैं, क्या आप उस रेपुटेशन को टच कर सकते हैं, आंसर इज नो। तो ऐसी एसेट्स जो ना हम देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, वो मेरी इनटेंजिबल एसेट होती है। तो इसलिए गुडविल मेरी क्या है, इनटेंजिबल एसेट है, मैं उसको फील कर सकती हूँ, सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकती हूँ, इसीलिए वो इनटेंजिबल एसेट के अंदर कंसीडर हुआ है। नेक्स्ट वन इज लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट्स मेरी कौन सी एसेट होती है, सिंपल टर्म्स के अंदर समझते हैं, जिन एसेट को मैं इमीडिएटली या फिर क्विकली कैश में कन्वर्ट कर सकती हूँ, वो मेरी लिक्विड एसेट्स होती है। लिक्विड एसेट्स आर रिसोर्सेज अ बिजनेस ओन्स, कैन बी क्विकली एंड इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, जिसको मैं क्विकली एंड इजीली कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकती हूँ, वो मेरी लिक्विड एसेट्स होती हैं। विदाउट सिग्निफिकेंट लॉस इन वैल्यू, टिपिकली विद इन अ ईयर, ऑफन इमीडिएटली। अब अगर मैं उन एसेट्स को क्विकली कैश में कन्वर्ट कर रही हूं तो उससे मेरी एसेट के अंदर कोई भी इकोनॉमिक लॉस नहीं होना चाहिए। अब ये जो मुझे क्विकली कन्वर्ट करना है, इसकी टर्म्स क्या है, या तो इमीडिएटली हो जाए, हाथों हाथ कैश में कन्वर्ट हो जाए। सेकेंड वन इज आप 1 साल के अंदर अंदर कन्वर्ट करने वाली एसेट्स को भी लिक्विड एसेट्स बोल सकते हैं। आई होप यहाँ पर आपको समझ आ गया। नेक्स्ट लास्ट एसेट कौन सी होती है हमारी, फिक्टिशियस एसेट। कौन सी एसेट के बारे में पढ़ने वाले हैं, फिक्टिशियस एसेट्स। ये जो हमारे फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। वैसे तो ये एसेट्स मानी ही नहीं जाती, ये या तो एक्सपेंस होता है या फिर लॉस होता है, बट ये वाली एसेट्स हम लोगों को बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में देखने के लिए मिलती है। रीजन इज ये वो एसेट्स हैं क्योंकि इसका खर्चा हम लोग आज करेंगे लेकिन बेनिफिट आने वाले सालों में मिलेगा।
एसेट्स भी क्या होती है, हम आज खरीदते हैं लेकिन बेनिफिट हम आने वाले टाइम में ले रहे होते हैं। सेम फिक्टिशियस एसेट है, खर्चा मैं आज करूंगी बट बेनिफिट आने वाले सालों में मिलेगा। मैं एक बहुत अच्छे एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एग्जांपल इज एडवर्टीजमेंट। एग्जाम्पल मैंने पहले आपको इसलिए दिया, आपको एग्जाम्पल से डेफिनेशन इजीली और अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब एडवर्टीजमेंट के केस के अंदर क्या होता है, एडवर्टीजमेंट का पैसा आप आज देते हैं, एड आपकी कल चलेगी, कस्टमर के आगे परसों दिखेगी या कल दिखेगी, ठीक है। उसके बाद क्या कस्टमर ऐड देखते तुरंत आ जाएगा, नहीं, कस्टमर रिपीटेडली उस ऐड को देखेगा, ठीक है। जैसे जैसे वो रिपीट पर वो ऐड देखेगा उसके माइंड के अंदर वो चीज सेट हो जाएगी एंड उसके बाद उसकी डिमांड राइज होगी, फिर वो आपके पास आएगा एंड आपकी सेल होगी। तो इसके अंदर क्या हुआ, खर्चा आपने आज किया लेकिन सेल्स आपकी कुछ टाइम बाद बढ़ी, यानी कि बेनिफिट आपको कुछ टाइम बाद हुआ। अब हम लोग यहाँ पर रीड करेंगे हमारी डेफिनेशन को। फिक्टिशियस एसेट्स आर एक्सपेंसेस और लॉसेस, ये एक्सपेंसेस हैं या फिर लॉसेस हैं दैट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस या फॉर्म, इनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती, यानी कि ये आपको देखने के लिए नहीं मिलते, ना कोई रीसेल वैल्यू होती है, लेकिन फिर भी कहाँ दिखाई देते हैं ये हमें, एसेट साइड। किस साइड दिखाई देते हैं, एसेट साइड दिखाई देते हैं बैलेंस शीट के अंदर। दे आर रिकॉर्डेड बिकॉज देयर बेनिफिट्स आर स्प्रेड ओवर मल्टीपल ईयर्स। अब ये एसेट साइड क्यों लिखे जाते हैं, क्योंकि इसका जो बेनिफिट है वो हमें मल्टीपल ईयर्स में देखने के लिए मिलता है। नॉट रियलाइज्ड अ सिंगल पीरियड, वो मुझे तुरंत एक सिंगल पीरियड में देखने के लिए नहीं मिलता। आई होप आपको यहाँ पर फिक्टिशियस एसेट का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया। कभी भी आपको कंफ्यूजन हो आप ये एग्जाम्पल लिख के रख लीजिए, ये एग्जाम्पल के साथ आपको पूरी डेफिनेशन अच्छे से क्लियर एंड रिकॉल हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम रिसीप्ट्स की बात करने वाले हैं। हमारे बिजनेस के अंदर दो तरह की रिसीट्स होती हैं, एक कैपिटल एंड रेवेन्यू। जल्दी से हम दोनों ही रिसीट्स का मीनिंग पढ़ लेते हैं। पहले हम पढ़ने वाले हमारी कैपिटल रिसीट्स के बारे में। कैपिटल रिसीट्स आर फंड्स रिसीव्ड बाय अ बिजनेस दैट आइदर क्रिएट अ लायबिलिटी और रिड्यूस एन एसेट। यहां पर समझते हैं कैपिटल रिसीट का मीनिंग क्या होता है, बिजनेस के अंदर पैसा आना, ठीक है। जहां पर भी कैपिटल वर्ड यूज हो जाए वहां पर आप माइंड के अंदर पहले ही सेट कर लेंगे लॉन्ग टर्म, ठीक है। एंड जहां पर भी रेवेन्यू होगा वो हम आगे बात करेंगे, वहां पर वर्ड यूज होता है शॉर्ट टर्म। तो कैपिटल के अंदर वर्ड क्या होता है, लॉन्ग टर्म। अब बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है, किन पर्पस से, किस रीजन से, कोई लॉन्ग टर्म रीजन होगा, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म रीजन क्या होगा, पैसा कब आएगा, या तो मैंने उधार लिया यानी कि मेरी लायबिलिटी बढ़ी है, या तो कौन सी लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म, ये ध्यान में जरूर रखना है। नेक्स्ट, या तो मैंने उधार लिया तो मेरी लायबिलिटी बढ़ी होगी, या मैं बिजनेस से कुछ उठा करके बेच आई तो मेरे बिजनेस के अंदर कैश आ गया। तो सेकंड रीजन क्या हो सकता है, या फिर मैं अपनी एसेट को सेल कराई यानी कि मेरी एसेट कम हो गई, तब भी क्या होगा, कैपिटल रिसीट्स होंगी। कौन सी एसेट्स, लॉन्ग टर्म। ये आपको आपके माइंड के कॉर्नर में सेट करके जरूर रखना है, कैपिटल के लिए लॉन्ग टर्म, लायबिलिटीज कौन सी, लॉन्ग टर्म, एसेट्स कौन सी, लॉन्ग टर्म। अब क्या पढ़ा हम लोगों ने यहाँ पर, कैपिटल रिसीट्स के अंदर बिजनेस के अंदर पैसा आता है एंड किस रीजन से आता है, या तो मेरी लायबिलिटी बढ़ी है या तो मेरी एसेट्स कम हो गई है। कौन सी लायबिलिटीज एंड कौन सी एसेट्स, लॉन्ग टर्म ही लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म ही एसेट्स। आगे बढ़ते हैं, दीज आर टिपिकली नॉन रिकरिंग एंड यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म पर्पसेस। वो हम ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुके हैं, कैपिटल रिसीट्स लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए होती है एंड ये नॉन रिकरिंग होती है। नॉन रिकरिंग मतलब रोजाना ये चीज रिपीट नहीं होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, क्या मैं रोज अपने बिजनेस की कोई एसेट बेचने निकलूंगी, क्या मैं रोज अपने बिजनेस के लिए लोन लेने जाऊंगी, नहीं। इसीलिए ये नॉन रिकरिंग है, क्योंकि ये कभी कभी जरूरत पड़ती है, जब आपको बिजनेस के अंदर पैसे की नीड होती है तभी जाकर या तो आप लोन लेंगे या फिर आप आपकी बिजनेस की कोई एसेट को बेच देंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या है, प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। आपने कोई फिक्स्ड एसेट आपके बिजनेस की बेची है, वो किसका एग्जाम्पल है, कैपिटल रिसीट का। फॉर एग्जाम्पल आपने आपके बिजनेस का एक प्लांट
एंड मशीनरी बेच दिया। तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया? कैपिटल रिसीट का। ये मैंने एक एग्जाम्पल आपको एसेट की टर्म्स में दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम पढ़ने वाले हैं लाइबिलिटीज की टर्म्स में। लोन्स टेकन फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर आपने लोन लिया है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से, तो वो भी क्या होती है? आपकी कैपिटल रिसीट्स होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम रेवेन्यू रिसीट्स। नेक्स्ट किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स मतलब बिजनेस के अंदर पैसा आना, बट किस रीजन से पैसा आना? जो हम डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जो मैं डे टू डे फंक्शंस ऑपरेट करती हूँ मेरे बिजनेस के अंदर, उन ऑपरेशंस से मेरे पास जो पैसा आएगा वो मेरी रेवेन्यू रिसीट्स होगी। यानी कि इसके लिए मैं कौन सी टर्म यूज करूंगी? शॉर्ट टर्म पर्पसेस से। ठीक है, इसका पर्पस क्या होगा? शॉर्ट टर्म होगा। रेवेन्यू रिसीट्स आर फंड्स रिसीव्ड बाय अ बिजनेस फ्रॉम इट्स नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन। यानी कि मैं रोज जो वहां पर बिजनेस करने जा रही हूँ, नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन मेरे जो भी हैं डे टू डे वाले, उनसे अगर मुझे पैसा आ रहा है तो मैं उसके लिए क्या टर्म यूज करूंगी? रेवेन्यू रिसीट्स। अब कैपिटल रिसीट्स मेरी क्या थी? नॉन रिकरिंग थी। यानी कि मैं रोज एसेट बेचने नहीं जाऊंगी, रोज लोन लेने नहीं जाऊंगी। बट रेवेन्यू रिसीट्स क्या है? मेरी रिकरिंग नेचर की है। यानी कि ये काम मुझे रोज करना पड़ता है। मैं जब तक रोज अपनी दुकान पर नहीं जाऊंगी, चीजें नहीं बेचूंगी, तब तक मुझे इनकम नहीं होगी। तो दुकान पर बैठकर सामान बेचना मेरी रेवेन्यू रिसीट्स होती है। तो ये क्या है? मेरी रिकरिंग नेचर की। यानी कि ये काम मुझे रोज करना पड़ेगा। तो क्या नेचर है उसका? रिकरिंग नेचर है। और वो किसको अफेक्ट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ बिजनेस डायरेक्टली। यानी कि रेवेन्यू रिसीट्स मेरे बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉसेस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यानी कि सेल से आपको जितना भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो मेरी रेवेन्यू रिसीट है। नेक्स्ट वन इज रेंट रिसीव्ड। आपको अगर रेंट रिसीव हो रहा है किसी भी चीज से, कहीं से, बिजनेस के अंदर, तो उसको भी क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसीट्स बोलेंगे। आई होप आपको ये सभी 8 टर्म्स अच्छे से समझ में आ गई है। जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं हमारी इन 8 टर्म्स का, ताकि आपको चीजों में अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो वहां पर आपको क्लियर हो जाए। जल्दी से मेरे साथ साथ रिवाइज करेंगे हर एक टर्म को। तो फर्स्ट टर्म हम लोगों ने क्या देखी थी? बिजनेस ट्रांजैक्शन। जब भी 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज आपस में डील करते हैं, आपस में एक्सचेंज करते हैं गुड्स को, सर्विसेज को, मनी को, तो उसके लिए कौन सी टर्म यूज करूंगी मैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन। आप इन टर्म्स के लिए एक सिंगल वर्ड भी लिख सकते हैं, ताकि उस वर्ड को रीड करके आपको पूरी की पूरी डेफिनेशन याद आ जाए। यहां पर आप टर्म क्या यूज कर सकते हैं? एक्सचेंज। एक्सचेंज किसका? गुड्स का, सर्विसेज का, मनी का। वो क्या होगी? आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट वन इज अकाउंट। अकाउंट क्या है? एक फॉर्मेट है। अकाउंट क्या है? एक फॉर्मेट है। किस शेप का? टी शेप का। क्या करती हूं मैं? सिस्टमैटिकली चीजों को रिकॉर्ड करती हूं। क्यों? क्योंकि मुझे चीजों को समराइज भी करना है एंड ट्रैक भी करना है। अब अकाउंट में मेन चीज क्या है? 2 साइड्स है। ठीक है, 2 साइड्स कौन कौन सी है? डेबिट एंड क्रेडिट। यहां पर आपको अकाउंट का मीनिंग क्लियर हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं कैपिटल क्या है? वो पैसा जो ओनर बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है, उस पैसे को बोलते हैं कैपिटल। प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगी। बिजनेस में ओनर पैसा और लगाएगा तो भी कैपिटल बढ़ेगी। लॉस होगा तो कैपिटल कम होगी। बिजनेस से पैसा निकाल करके लेके जाएगा तो भी कैपिटल कम होगी। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? ड्रॉइंग्स। अगर ओनर बिजनेस में से पैसा निकाल के ले जा रहा है, किस पर्पज से? पर्सनल पर्पस से, तो वहां पर हम कौन सी टर्म यूज करते हैं? ड्रॉइंग्स। अगर ओनर ऑफ द बिजनेस से पैसा निकाल करके ले जा रहा है अपने पर्सनल पर्पस से, तो वहां पर मैं कौन सी टर्म यूज करती हूँ? ड्रॉइंग्स। नेक्स्ट वन इज लाइबिलिटी। अगर आपको कोई ऑब्लिगेशन है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है किसी चीज को रीपे करने की, तो वहां पर टर्म यूज करते हैं लाइबिलिटी। एंड लाइबिलिटीज हमारी 2 टाइप्स की होती है, करंट एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज के अंदर क्या होता है? रीपेमेंट आपको विद इन अ ईयर करनी होती है। 1 साल के अंदर अंदर अगर आपको लोन चुकाना पड़े, आपकी कोई लाइबिलिटी, कोई ऑब्लिगेशन ऐसी है जिसको आपको 1 साल के अंदर अंदर रीपेमेंट करनी पड़े, वहां पर हम यूज करते हैं करंट लाइबिलिटी का। एंड जहां पर आप रीपेमेंट 1 साल के बाद भी कर सके, यानी कि मोर देन 1 ईयर ले सके अगर आप रीपेमेंट पे, तो वहां पर हम लोग टर्म यूज करते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी का।
नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा, एसेट। एसेट कौन सी क्या चीज होती है, बिजनेस के जितने भी रिसोर्सेज हैं जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं, एसेट बोलते हैं। एसेट की भी काफी कैटेगरीज हैं, लाइक फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स कौन सी होती हैं, जो एसेट्स आप 1 साल से ज्यादा अपने पास रखते हैं, आप उसको रीसेल करना नहीं चाहते हैं, उन एसेट की हेल्प से आप फर्दर प्रोडक्शन करेंगे, वो एसेट्स मेरी क्या होती है, फिक्स्ड एसेट। लाइक प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, ये सभी चीजें आपकी फिक्स्ड एसेट के एग्जांपल होती हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ी थी करंट एसेट। करंट एसेट कौन सी होती है, जो आप विद इन अ ईयर कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उन एसेट्स को हम करंट एसेट बोलते हैं। एंड इनका पर्पस क्या होता है, रीसेल करना। एग्जांपल इज स्टॉक, डेटर्स, ये आपके सभी करंट एसेट के एग्जांपल है। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ी थी लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स कौन सी होते हैं, जिसको आप इमीडिएटली कैश के अंदर कन्वर्ट कर सके, वो आपकी लिक्विड एसेट्स होती हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट के बारे में पढ़ा। टेंजिबल एंड इंटेंजिबल किसके टाइप्स हैं, फिक्स्ड एसेट के टाइप्स हैं। टेंजिबल एसेट्स कौन सी, जिन एसेट्स को आप देख भी सकते हैं एंड आप टच भी कर सकते हैं, वो आपकी टेंजिबल एसेट्स होती हैं। एंड जिन एसेट्स को आप ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, वो आपकी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। अब 2 एग्जांपल टेंजिबल एसेट्स के आप लोग कमेंट करके बताएंगे, उन एग्जांपल्स को छोड़कर जो मैंने आपको पीछे डेफिनेशन के अंदर बताई थी, उन एग्जांपल्स को छोड़कर 2 एग्जांपल्स आप लोगों ने मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर टाइप करके बताने हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने इंटेंजिबल एसेट पढ़े थे, ना देख सकते हैं ना टच कर सकते। एग्जाम्पल क्या पढ़ा, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब किसके एग्जाम्पल थे, इनटेंजिबल एसेट के। नेक्स्ट लास्ट एसेट हम लोगों ने कौन सी पढ़ी थी, फिक्टिशियस एसेट। कुछ याद नहीं करना, एग्जाम्पल याद करना है। कौन सा एग्जाम्पल, एडवर्टीजमेंट वाला। एडवर्टीजमेंट वाले एग्जाम्पल में क्या होता था, एड्स के पैसे मैंने आज लगाए, एड्स किसी और दिन रन होंगी, कस्टमर की डिमांड किसी और दिन होगी, लेने वो किसी और दिन आएगा, सेल्स किसी और दिन होगी। तो ये कौन सी एसेट्स हैं, फिक्टिशियस एसेट, यानी कि इनको एसेट नहीं एक्सपेंस या फिर लॉस माना जाता है, जिसका बेनिफिट हमें मल्टीपल ईयर्स में देखने के लिए मिलता है, ना कि सिर्फ एक सिंगल पीरियड के अंदर। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की थी कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स की। कैपिटल के लिए हमने टर्म यूज की थी लॉन्ग टर्म, रेवेन्यू के लिए की थी शॉर्ट टर्म। जब भी बिजनेस के अंदर पैसा आएगा लॉन्ग टर्म रीजंस की वजह से, तो कैपिटल रिसीट्स टर्म यूज करेंगे। जब भी बिजनेस के अंदर पैसा आएगा शॉर्ट टर्म रीजंस की वजह से, तो वहां पर रेवेन्यू रिसीट्स वाली टर्म को हम लोग यूज करेंगे। अब कैपिटल रिसीट्स कब होंगी, या तो मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है या फिर मेरी एसेट्स कम हो रही है। कौन सी एसेट कौन सी लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म वाली, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट्स में क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर जो हम डे टू डे ऑपरेशंस करते हैं हमारे बिजनेस के अंदर, उससे आने वाले पैसे को हम लोग रेवेन्यू रिसीट्स बोलते हैं। कैपिटल रिसीट्स नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, एंड क्योंकि ये चीजें हम लोग रिपीट पर नहीं करते, ना मैं रोज अपनी एसेट बेचती हूँ ना मैं रोज लोन लेती हूँ। नेक्स्ट रेवेन्यू रिसीट्स रिकरिंग नेचर की होती है, यानी कि इसको हम रिपीट पर करते हैं। यहाँ पर आई होप आपको ये सभी 8 टर्म्स का मीनिंग अच्छे से समझ भी आ गया। एंड यहाँ पर हम लोगों ने क्विक रिवीजन भी कर लिया, ताकि अगर कोई भी डाउट आपके माइंड में रह गया हो तो यहाँ पर होपफुली आपको वो डाउट्स भी क्लियर हो चुके होंगे। तो यहाँ पर हम लोग एंड करते हैं हमारी वीडियो को। अगर आपको सभी टर्म्स का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया है, हर एक टर्म को आपको कहाँ पर यूज करना है वो चीज अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई है, तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टिल आपको कोई डाउट है, आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे आपके डाउट्स पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपके सभी डाउट्स क्लियर कर सकूं। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग बाकी की बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।